हाय दोस्त, कैसे हो तुम लोग। केशव भारद्वाज। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि CHSL का एग्जाम शुरू हो चुकी है। आज फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे 3 शिफ्ट में एग्जाम हुई है। तीनों शिफ्ट में मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो तमाम क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूं। क्या क्या आया है, सारी रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार सारे क्वेश्चन मेरे हाथ में है, वो आप लोग को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं। इसको जरूर, खास करके जो कल के आगे के एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर इस सारे क्वेश्चन को देख कर जाना, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट में भी बहुत सा क्वेश्चन रिपीट है, सिर्फ डिजिट चेंज है। इसी कारण आगे के एग्जाम जो भी स्टूडेंट देने जा रहे हो उन लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो जरूर देखें और इनमें जिन जिन क्वेश्चन को बताया गया है वो क्वेश्चन को जरूर करके जाए। ठीक है दोस्त, तो चलो आगे देखते हैं हम लोग कि आज के डेट में कौन कौन क्वेश्चन आया। देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल था, एक सर्कल है जिसके कॉर्ड्स की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। कोई सर्कल है, कोई भी जीवा है। सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी कॉर्ड्स जो होती है वो डायमीटर होती है बेटा। तो डायमीटर नहीं दिया है, इसमें क्या है कि कोई कॉर्ड्स है जिसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है और सेंटर से, तो श्योर हो डायमीटर नहीं होगा। सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है, सेंटर से जो इसकी दूरी जो है वो दे दिया 4 सेंटीमीटर। चलो भैया, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया। आप जानते हो ये चीज कि जब भी किसी भी जीवा पर सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है, लंबवत रेखा डाली जाती है, तो वह उसको समद्विभाजित करती है, उसको बाइसेक्ट करती है। तो इसका अर्थ वह 6 था, तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां से यहां की लंबाई 4 है, तो क्या ये रेडियस है? ये रेडियस है, त्रिज्या है। इसकी लंबाई जब ये 4 है, ये 3 है, तो दिख रहा है 5 होगा। अब ये रेडियस ने पूछा है, ध्यान से सुनना, रेडियस ने पूछा, ये पूछा डायमीटर, तो रेडियस का डबल हो जाएगा। तो क्या आपको 5 + 5 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। समझ में आ रहा पॉइंट। इस टाइप का सेकंड सिटिंग में भी क्वेश्चन है, थर्ड में भी है, तो दिखाऊंगा क्वेश्चन। पहले फर्स्ट सिटिंग का सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। सेकंड था बेटा x² - 6√3 x + 1 = 0। अब हमसे वैल्यू पूछा गया है x³ + 1/x³। इसकी वैल्यू क्या होगा। तो देखो बेटा, इस तरह के जब भी इक्वेशन गिवन रहता है तो हमारा फर्स्ट वर्क क्या होता है कि x से डिवाइड कर दो। दोनों साइड से डिवाइड करोगे तो यहां भी x से डिवाइड करोगे, यहां भी x से डिवाइड करोगे, ये भी x से डिवाइड करोगे, ये 0 ही होगा। तो आपको क्या दिख रहा है, x + 1/x, ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये x कैंसिल, 6√3। अब तुम ही लोग बताओ, ये वैल्यू जब निकल जाए तो x³ + 1/x³ की वैल्यू नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या होता है x³ प्लस, क्योंकि x + 1/x का होल क्यूब लिखोगे, इसका होल क्यूब लिखोगे तो क्या लिखोगे, x³ + 1/x³ + 3ab × a + b। ये चीज मैं जब बताया था आप लोगों को तो उसमें दिखाया था कि फॉर्मूला लिखनी नहीं है, डायरेक्ट लिखने की कला सीखना, ये तमाम चीज बता चुका हूं। फिर भी यदि याद नहीं है तो ये चीज तो याद रहेगा। तो क्या x³ + 1/x³ की फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, x प्लस यानी इसकी क्यूब, इसकी क्यूब करोगे तो क्या दिखेगा, 6√3 × 36 × 3 कर सकते हो ना। क्यूब करोगे तो दिस इंटू दिस स्क्वायर, वही काम किया। उसके बाद क्या हो रहा है, -3 × 6√3। अब देखो 6√3 यदि तुम कॉमन कर लेते हो, 6√3 यदि कॉमन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 108 - 3 हो गया आंसर। अब ये क्या हो जाएगा, 105 में 6 इंटू कर दो, उतना √3 तेरे आंसर हो जाएगा।
क्लियर हो रही पॉइंट? तो मेन तो ये समझना था और इतनी रामायण लिखनी नहीं थी। ये लाइन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, जब x प्लस 1/x की वैल्यू ये है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो इसका क्यूब माइनस 3 इंटू दिस। ये डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो, ये प्रैक्टिस मैं करवा चुका हूं आप लोग को। क्लियर है पॉइंट दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि एबीसी के बीच में कुछ अमाउंट है जो डिवाइड करनी है। एबीसी के बीच में कुछ अमाउंट है जो डिवाइड करनी है, किस रेशियो में डिवाइड करनी है ये गिवन है बेटा। एबीसी के बीच में डिवाइड करनी है, किस रेशियो में डिवाइड करनी है ये गिवन था कि 2:3:7। इस रेशियो में डिवाइड आपको करनी थी। कंडीशन था कि बी को जो मिल रहा है 15,000 रुपीज मिल रहा है। तो देखो बी को 15,000 रुपया मिला, तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि 3 की वैल्यू 15,000 है। इस 3 की वैल्यू 15,000 है, 15,000 रुपया, ये कह सकते हो ना। अब क्वेश्चन पूछा सी और ए के शेयर के बीच का डिफरेंस। अब देखो तुम लोग सी और ए के शेयर के बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है, 7 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना, 5। तो 3 की वैल्यू 15,000 है, इससे 1 की वैल्यू क्या निकला, 5,000। निकालनी किसकी वैल्यू, 7 और 2 के बीच का डिफरेंस, 5 की वैल्यू, तो क्या 25,000 आंसर हो जाएगा? यही आंसर भी था। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था दोस्त। और सबसे खासियत है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेटिंग में लगभग सेम क्वेश्चन है, बहुत सा क्वेश्चन मिल रहा है। थर्ड सेटिंग में तो फर्स्ट और सेकंड का जो ठीक से करके गया होगा ना, तो उसको डिटेल लगाएगा, कोई सवाल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सारा सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा था। तो चलो बेटा आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। अब इसमें कह रहा है कि एक सर्कल है, चलो देखो। सर्कल में सेंटर है ये ओ, और यहां से एक लाइन जा रही है सी ओ डी, और ये लाइन कह रहा है पी है, और एक लाइन इस तरह से खींच दिया, ये ए है, ये बी है, और ये पी। कंडीशन क्या दिया सो देखो, कह रहा है ओपी ये दिया है 18, ए बी ये दे दिया है आपको कितना 12, और हमसे पूछा जा रहा है इसका रेडियस क्या होगा, इसका आर क्या होगा। देखो जब आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो एक थ्योरम इसमें पढ़ा होगा, इसमें 3 केसेस थी, तीनों केस आप लोग पढ़ा होगा। इसमें क्या पढ़ा होगा आप लोग, पी डी इंटू पी सी ये इक्वल पी बी इंटू पी ए, ये पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो जब ये पढ़ चुके हो तो पी डी, अब यहां पर ओपी 18 दिया हुआ है, तो यदि रेडियस एक्स मान लो तो ये एक्स एक्स, तो ओपी के बराबर यदि आप पीडी की बात करते हो तो पीडी क्या हो जाएगा, ओपी है 18, 18 में से एक्स को माइनस कर दो, इंटू पीसी, पीसी क्या होगा, तो यहां से लेकर यहां तक, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से यहां तक 18 है, इसमें x को जोड़ दो तो क्या पीसी हो जाएगा, तो 18 प्लस एक्स ये इक्वल, अब देखो पीबी दिया है 12, पीबी 12 दिया हुआ है, ठीक है। और एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पर गिवन है, पीबी 12, ए बी बराबर 12, सॉरी ए बी बराबर 12 है, तो ये 12 है, इसको हटा दो। इसके बाद पीबी 8 दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है। तो जब पीबी 8 दिया हुआ है तो यहां 8 लिखोगे, इंटू पी ए, पी ए यहां से यहां तक हो गया ना, तो 12 प्लस 8 20 हो गया। तो बताओ एक्स की वैल्यू आ गया आंसर, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत है। 3 केस है, तीनों केस आप देख लेना। एक केस है क्या, किसी भी पॉइंट से स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, और एक लाइन इस तरह से जा रही है, मान लो P है, ये A है, ये B है, ये C है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पी ए स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा पी बी इंटू पी सी। ये भी एक पॉइंट था। तीसरा पॉइंट इसमें था, थर्ड पॉइंट था कि कहीं भी दो कॉर्ड्स कहीं भी काटता हो, A
बी सी डी, मान लो ओ पॉइंट पर कट कर रही है, तो हम कह सकते हैं ए ओ इंटू ओ बी ये इक्वल होगा ओ सी इंटू ओ डी। ये तीनों पॉइंट देख कर जाना। क्लियर है पॉइंट सभी का? फटाफट नोट कर लो, आगे चलो। अब देखो आगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि डिस्टेंस 48 किलोमीटर है, लिख लिया। ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। फिर आगे दिया 52 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसके बारे में कह रहा है 65 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गया। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? देखो दोस्तों, इसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहां पर कर ले, कैलकुलेशन आसान है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है? औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो दिख रहा है ना भाई, डायरेक्ट दिख रहा है 100। समय दिस अपॉन दिस करोगे तो 6/5 हो जाएगा। दिस अपॉन दिस करोगे तो कितना हो जाएगा? 4/5 होगा। तो देखो कितना आसान हो गया कैलकुलेशन, 100 इंटू 5/10, तो दिख रहा है आपको 50 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। क्लियर है एवरेज स्पीड? जब डिस्टेंस सेम है तो फिर उसकी अलग तरीका होती है, बताऊंगा। यहां पर डायरेक्ट है कि डिस्टेंस अलग अलग था, तो मैंने अलग अलग करके ही कुल दूरी बटे कुल समय का कंसेप्ट लागू कर दिया। चलो बेटा आगे देखता हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, जहां ए बी सी। अब देखो बेटा ये 9 दिया हुआ है, इसकी लंबाई 3√3 दे दिया, और ये d दे दिया है, और ये 6√3 है। तो देखो ये भुजा यदि निकल जाए तो बात बन जाएगी कुछ। तो अपन को देखो कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, इसका स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, दोनों को जोड़ो तो क्या हो रहा है 108 हो रहा है। क्या 108 को 6√3 लिख सकते हो? स्क्वायर रूट 108 का स्क्वायर रूट क्या आप लिख सकते हो? ये 6√3। तो अब देखो ये भुजा भी 6√3 हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। इसका मतलब परपेंडिकुलर है। जब इसकी स्क्वायर, और देखो फिर से मैं कलर चेंज करके बता दूं, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल ये स्क्वायर हुआ, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा यहां। तो अब देखो ये साइड इक्वल है, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाला गया, इसका मतलब इस साइड को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो इसका अर्थ हुआ ये भी हो गया आपको 3√3। अब बताओ ये टोटल लंबाई कितना हो जाएगा 6√3। ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड इक्वल है, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होगा? जब समबाहु त्रिभुज होगा तो सीधा सा फंडा ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज का सारा कोण क्या होता है 60 डिग्री के बराबर होता है। तो उम्मीद करें सबको ये समझ में आ गया। जो जो क्वेश्चन आया हुआ है आज के एग्जाम में, तमाम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक से एक बार जरूर वीडियो को टोटल देख लो, सवाल क्या क्या पूछा गया है। बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रही है, बहुत ही फायदा होगा आगे का एग्जाम में। चलो बेटा आगे देखो क्या कर रहा है। कह रहा है 36 केजी का कॉस्ट प्राइस दे दिया है, लेकिन 36 केजी को बेचने पर 10 केजी के एसपी के बराबर। तो मैंने आपको पढ़ाने वक्त अभी एचएसएल के लिए एक बैच कुछ क्लास मैंने दिया था, उसमें भी ये सवाल आपको करवाया था कि भैया जिस प्राइस के इक्वल प्रॉफिट या लॉस हो, टोटल आर्टिकल का वही प्राइस सपोज कर लो। कह रहा 36 आर्टिकल को तुमने सेल किया, 36 आर्टिकल को तुमने सेल किया, और सेल करने के बाद आपको क्या हो रहा है 10 केजी के सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट हो रहा है। तो 36 केजी का यदि सेलिंग प्राइस 36 रुपीज सपोज कर लो, तो क्या 10 केजी का सेलिंग प्राइस आपको 10 होगा?
ये चीज जब समझ में आ जाएगा, जिस प्राइस के इक्वल तुमको प्रॉफिट और लॉस हो, टोटल आर्टिकल का वही प्राइस सपोज कर लो। इससे क्या होगा बेटा, ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट दिखेगा। जब एसपी 36 है देन प्रॉफिट 10 है, सेलिंग प्राइस जब 36 है तो प्रॉफिट 10 है। तो क्या इससे सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा? कितना निकला कॉस्ट प्राइस? 26। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस दिया है 10, यानी 26 की वैल्यू दे दिया है 1040। पूछा क्या जा रहा है, अब देखो 5 केजी सामान का सेलिंग प्राइस। देखो बेटा 36 केजी का सेलिंग प्राइस 36 रुपया, तो 1 केजी का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 5 केजी का सेलिंग प्राइस 5 रुपया होगा कि नहीं? तो डायरेक्ट कुछ मत करना, 5 की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। आ गया 200 रुपीज आ गया आंसर, 200 रुपये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करिए कि समझ में सबको आ रहा है। फिर आ गया अलजेब्रा का क्वेश्चन, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखो इसमें बेटा यदि कॉस्ट प्राइस की इक्वल प्रॉफिट होगा तो टोटल आर्टिकल जो दिया है वो कॉस्ट प्राइस सपोज कर लेना, कुछ भी सवाल नहीं। आपसे एसएसएल के लिए प्रॉफिट लॉस का कुछ क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था, जाकर एक बार पीछे वीडियो जाकर देखना, पता चल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन यहां पर क्या कर रहा है, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है। ये इक्वल दिया है बेटा 117, और हमसे एक और लाइन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू दे दिया 13, और मुझसे पूछा गया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ये पूछा गया। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है 117, ठीक है। तो क्या हम कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब देखो बेटा इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो क्या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल 117 है, ये तो है। क्लियर? जबकि आपको ये वैल्यू दिया 13, टोटल 117 है, तो क्या ये 9 हो जाएगा? तो ये वैल्यू 13 है, ये वैल्यू 9 है, दो इक्वेशन आ गया, दोनों इक्वेशन को सम कर दो, ऐड कर दो, तो ऐड करने पर क्या होगा, ये कैंसिल, तो आपको 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल क्या हो जाएगा 13 9 22 22, तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 11 आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 11 आंसर आएगा कि नहीं, हाँ या ना? पक्का? तो ये बेटा तुम्हारा आंसर था। चलो आगे देखते हैं फिर। इसके बाद 5 क्वेश्चन बेटा पाई चार्ट से रिलेटेड था, 5 क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड था, आराम से बना लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था उसमें। इसका फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन था एक, देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या था, एक ट्रायंगल था, ए बी सी, ये ट्रायंगल है, कह रहा है ये माध्यिका था एडी, मीडियन किसको कहते हैं, माध्यिका किसको कहते हैं, शीर्ष से सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करने वाली रेखा, समद्विभाजित करने वाली रेखा, ये माध्यिका होता है, ये मीडियन होता है। और मीडियन, तीनों मीडियन के मिड पॉइंट को हम लोग सेंट्राइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और एक चीज और पढ़ना, मीडियन माध्यिका ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे माध्यिका है तो श्योर है क्या, ये ट्रायंगल क्या होगा, एरिया सेम होगा, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। इसके बाद कह रहा है क्या, इस माध्यिका पर 3 पॉइंट है, एक ई एफ जी, ये इक्वल है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर। क्लियर? ये जी पॉइंट है। अब तुम ही लोग बताना,
इसके बाद इसने क्या कर दिया है, एप को यहां से मिलाया और यहां से जी को मिला दिया। जो पूछ रहा है ध्यान से पहले देखो, पूछा गया हमसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BFG एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल और BFG का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। तो देखो बेटा एक चीज बताना, सबसे पहला चीज कुछ भी मान लो, टोटल ट्रायंगल ABC का एरिया कुछ भी मानो, क्योंकि वो दो बराबर भागों में बटेगा पहले। उसके बाद ये भी इस ट्रायंगल का मध्य पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट, इसका अर्थ हुआ इसका एरिया भी सेम होगा, फिर इसका मिड पॉइंट, इसका एरिया भी सेम होगा। तो कितने भागों में बांटना पड़ेगा, 1 2 3 4, 4 से कटने वाला कोई भी संख्या टोटल एरिया मान लो। यदि 4 से कटने वाला टोटल एरिया 16 मान लेते हो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि 16 हो जाएगा तो इससे क्या होगा, ABD का एरिया 8 हो जाएगा। जब ABD का एरिया 8 होगा तो क्या हम कह सकते हैं BFD का एरिया 9 होगा। BFD क्योंकि ABD का एरिया 8 है, सॉरी देखो आपको ABD का एरिया 8 हो गया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 का आधा 8, 4, तो हम कह सकते हैं BFD का एरिया कितना हो जाएगा, 4। तो सेम BGD का एरिया क्या हो जाएगा, BGD का एरिया क्या हो जाएगा, 2। अब देखो ये बेटा 2 हो गया, पूरे 4 तो ये भी 2 होगा। कब, जब ABC का एरिया कितना हो जाएगा, ABC 16, तो BFG का एरिया क्या होगा, 2, तो क्या 1:8 हो गया आंसर डायरेक्ट, हाँ या ना। तो यही ऑप्शन में भी था, 1:8 आंसर सही है। मेन इसमें थिंकिंग क्या था कि मीडियन ट्रायंगल को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अब देखो ये माध्यिका है तो श्योर है कि इसकी एरिया और ये एरिया सेम होगा। फिर देखो 3 पॉइंट है 4 बराबर भाग में, तो जरूरी मध्य बिंदु इसका, जब मध्य बिंदु इस लाइन का, तो यहां से सिर से ये जो लाइन डाला जाएगा माध्यिका ही होगी, तो इसका मतलब ये एरिया सेम होगा। फिर ये ट्रायंगल में इसका मध्य बिंदु ये हो जाएगा, बराबर भाग में है, तो ये भी माध्यिका हो गया यहाँ पर, तो ये एरिया भी सेम होगा। तो कुछ भी सपोज कर लो, बड़ा ट्रायंगल को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, कहीं पॉइंट ना आए तो अच्छी बात रहेगी, डायरेक्ट दिख जाएगा आंसर। चले आगे। अब देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं था कि कोसेक थीटा दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया √5/2। तो बहुत ही आसान है भाई, √5/2 कोसेक है, इसका मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यदि ये थीटा एंगल है। अब √5 दे दिया, 2 दे दिया, तो ये तो निकाल लोगे ना, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसका अंदर रूट क्या होगा 1, तो क्या ये 1 हो जाएगा। अब किसी की भी वैल्यू पूछेगा जवाब दे दोगे, पूछ रहा है सेक +10 - cot × sin, सबकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, पुट कर दो आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्त। चलो फिर से ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक से ज्यादा देख रहे हो कि एडवांस मैथ से क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। ट्रायंगल PQR है, आई इन सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है बेटा, इन सेंटर तीनों सिर से जो लाइन खींचा जाएगा, सॉरी एंगल को बाइसेक्ट करने वाले रेखा, कोण को समद्विभाजित करने वाले रेखा जहां मिलती है उसको हम इन सेंटर कहते हैं। इन सेंटर से जो सर्कल ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, तीनों भुजा से सेम डिस्टेंस होता है, यानी इसको टच करेगा। ये हो गया इन सेंटर। यहां पर दे दिया ये आई है, तो लिख दिया आई। अब कहता है एंगल QIR, यानी ये एंगल दे दिया, इसकी वैल्यू दे दिया 107, और हमसे पूछा गया है ये एंगल QPR, ठीक है, ये एंगल पूछा गया है। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना, जब भी इन सेंटर पर जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है, इस
ये इस एंगल का क्या होता है? तो 3 पॉइंट होती है, एक होता है सरकम सेंटर, एक होता है इन सेंटर। इन सेंटर पर जब होता है तो क्या होता है, ध्यान से देखना। मान लो मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना है कि इन सेंटर में ये एंगल बाइसेक्ट करने वाली रेखा है, एंगल बाइसेक्ट करने वाली रेखा है। यदि 60 है तो ये 30 हो जाएगा, यदि टोटल 60 है तो, टोटल 40 है तो 20 हो जाएगा। तुम भी लोग बताना। अब 60 40 100 है तो ये 80 होगा। अब ये 30 20 50 है तो ये क्या होगा, 130। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ दिस एंगल होता है। अब बताओ ये 40 90 130 हो गया कि नहीं? तो यहां पर क्या करना है, 160 ये दिया हुआ है, तो 160 107 इक्वल 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या होगा, QPR। अब बताओ QPR एंगल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसी तरह एक्सटर्नल एंगल में होता है, जब एक्सीड करोगे बाह्य कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा कहीं मिलेगा, तो ये एंगल क्या होता है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो इसको डिटेल में देख लेना एक बार। चलो फिर आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक सवाल था, जिसमें कह रहा है कितने साल में कोई धनराशि दुगुनी हो जाएगी 12.5% के रेट से। कितने साल में कोई राशि दुगुनी हो जाएगी 12.5% के रेट से? देखो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। कोई धन 2 टाइम्स हो जाएगी, मतलब अमाउंट 2 हो जाएगा यदि प्रिंसिपल 1 होगा। तो आप ही बताओ, यदि प्रिंसिपल 8 है तो एक साल में क्या होगा, 9। जब हम 2 साल की बात करेंगे तो 64 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, डबल नहीं हुआ। ये 512 होगा, ये 729 होगा। अभी भी डबल, ये कंपाउंड है, सिंपल है, एक बार देख लेना। कोई नहीं दिया है, सॉरी, ये सिंपल से चलेगा बेटा, कंपाउंड से नहीं चलेगा। कारण जब कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट किस दर से है ये चीज गिवन ना हो तो हमेशा दिमाग में सेट करना सिंपल इंटरेस्ट होती है, साधारण ब्याज होती है। जब साधारण ब्याज है तो बहुत ही आसान हो गया। प्रिंसिपल यदि 8 होगा तो अमाउंट, कोई धनराशि का था दुगुनी हो जाए 12.5% की दर से, तो कोई बात नहीं यार, 12.5% ये है रेट। प्रिंसिपल यदि 1 है तो अमाउंट कितना हो गया, दुगुना। ठीक है ना, पूछ रहा है कितने साल में, कितने साल टाइम नहीं दिया हुआ है, पता नहीं कितने साल में। ठीक है ना, तो यानी ब्याज कितना हो जाएगा उस केस में, ऐसा कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ठीक है, तो आप ही बताओ टाइम इक्वल क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू रेट। रेट 12.5% करोगे तो कितना हो जाएगा, 12.5% को क्या लिख सकते हो, 25/200 1/8। तो यहाँ 1 लिखो, ऊपर 8 चला जाएगा ना। रेट लिखोगे 12.5 लिखोगे, यहाँ पर 12.5 25/2 हो गया, डायरेक्ट 8 साल आंसर हो गया। चले इसके बाद सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन आगे बेटा। तो चलो सेकेंड शिफ्ट की भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट का पता चल गया होगा क्या क्या है। कुछ सेकेंड शिफ्ट की क्वेश्चन दी हुई है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अलजेब्रा से क्वेश्चन शुरुआत है। a प्लस बी ये इक्वल है 59, ए बी 1150, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। देखो डायरेक्ट यूज कर सकते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप कह सकते हो 59 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि इस साइड से इधर आएगा 2ab है, 2 इंटू 1150 आंसर आ गया। डायरेक्ट यूज कर सकते हो ना। फिर अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी ये इक्वल 0 दिया हुआ है, ए बी सी ये 12 दिया हुआ है। पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब इसकी वैल्यू। डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है यार, आप जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी बराबर 0 हो जाएगा। तो यानी इसकी वैल्यू 3 एबीसी के बराबर होगा। तो एबीसी की वैल्यू दिया है 12, तो आप लिख सकते हो 12 इंटू 3 36 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करनी है आपको। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ दम नहीं था इसमें। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सामान को 40% प्रॉफिट में बेचा गया, दूसरे को 40% लॉस। क्लियर कर दिया सीपी समान है। तो देखो बेटा, सीपी सेम हो, क्रैमूल सेम हो, सेम प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि पर बेचा जाए तो कुल पर हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि सीपी सेम है यार, जितना आएगा उतना जाएगा। यही चीज जब सेलिंग प्राइस सेम होगा, विक्रयमूल्य सेम होगा, सेम प्रतिशत प्रॉफिट, सेम परसेंटेज प्रॉफिट, सेम परसेंटेज लॉस पर बेटा सेल किया जाएगा, तो ऑलवेज लॉस होगा एक्स स्क्वायर बाय 100% का। जब अलग अलग परसेंटेज प्रॉफिट लॉस होगा तो फिर फ्रैक्शनल रूल बताऊंगा, आराम से बना लोगे। फॉर्मूला उसके लिए भी होता, लेकिन हम लोग फॉर्मूला से नहीं, बेसिक कंसेप्ट से बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर। फिर आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, एलजेब्रा से ही है। a माइनस बी 5 दिया हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब ये दिया 1850, और हमसे पूछा गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई बात नहीं, देखो बेटा a माइनस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जब भी वैल्यू हो ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ध्यान में रखना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा गया, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाए और ए माइनस बी की वैल्यू गिवन है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। अब ए प्लस बी का वैल्यू निकालने का के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए ये स्क्वायर बराबर हम पढ़ चुके हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसका अर्थ हुआ जब तक ए बी की वैल्यू नहीं निकलेगा बात नहीं बनेगी, आपको ए बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ए बी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, तो आप जानते हो ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हम जानते हैं। मुझे ये वैल्यू दिया हुआ है, मुझे ये वैल्यू दिया हुआ है, 5 का क्यूब क्या होगा 125 इक्वल 1850 माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब बताओ 15ab ये इक्वल कितना हो जाएगा 1850 माइनस 125। तो इससे ए बी का वैल्यू निकलेगा, इससे ए बी का वैल्यू निकलेगा कि नहीं। अब बताओ बेटा, जब ए बी का वैल्यू निकल गया, जब आपको ए बी का वैल्यू निकल गया तो वो ए बी का वैल्यू यहां पुट कर दोगे तो क्या ए प्लस बी का वैल्यू निकलेगा, और ए प्लस बी का वैल्यू निकल गया तो आपको ये पूछा गया था ये बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो क्या आप जवाब नहीं दोगे क्या, हाँ या ना। तो आराम से बना लोगे सभी लोग। चलो फिर आ गया ज्योमेट्री का क्वेश्चन। देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये 118 डिग्री दिया हुआ है और मुझसे पूछा गया यहां पर एंगल ओ, ये एंगल देखो बहुत ही आसान था, ध्यान से सुनना बेटा। आप जानते हो कि टेंजेंट, मान लो ये स्पर्श रेखा है, सेंटर से टेंजेंट पर जो भी लाइन खींची जाती है वो परपेंडिकुलर होता है और लंबवत होता है। क्लियर। सेंटर से टेंजेंट पर स्पर्श रेखा पर जो भी लाइन खींची जाती है वह परपेंडिकुलर होता है, वो लंबवत होता है। अब देखो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री दिखा, ये एंगल 90 डिग्री दिख गया, ठीक है। और ये 118 है, ये क्वाड्रेट्रल हो गया, चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज का तीनों कोण का योग, चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, ये जानते हो। तो देखो 90 90 180,
118, तो ये भी दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो इन दोनों का सम 180 होने के लिए क्या करेंगे, ये 118 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 62। तो यही एंगल पूछा गया, डायरेक्ट 62 दोगे, ये एंगल था ना, देख लो एक बार ठीक से क्वेश्चन। हाँ, एंगल ओ ही पूछा था, तो ओ क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। ये भी कर सकते हो, टेंजेंट पर ही लाइन था, टेंजेंट पर लाइन था, इन दोनों का सम हमेशा 180 ही होगा। क्यों, तो ये 90 है, ये 90 है, चारों कोण का योग 360 ही होती है। तो क्लियर बेटा, तो 62 डिग्री आंसर पक्का। चलो, यदि कभी कभी ये एंगल पूछ देता बेटा, तो ये एंगल के लिए क्या करेंगे, देखो ये साइड इक्वल है, हाँ या ना, ये 62 निकल गया, तो जो भी बचा उसको क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, दो बराबर भागों में बांट देंगे कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 62 है, तो 62 क्या करेंगे, 180 में से माइनस करोगे 118, 118 का आधा कर दोगे तो राइट आंसर आ जाएगा। यानी कुछ भी पूछेगा जवाब दे सकते हो। क्लियर पॉइंट। चलो बेटा, इसके बाद बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस करके दिया है, प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर। देखो आप 60, 45, 30 की वैल्यू जानते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, इसके बाद बेटा दिया हुआ है, कहता है तुम्हारे पास 35,600 रुपया है, ये चेंज होकर 3488 रुपीज हो गया, तो कितना प्रतिशत चेंज हुआ। तो देखो चेंज हुआ तो यहां पर क्या हुआ, डिक्रीज हो रही है, तो कितना कम हुआ पहले देख लो। तो हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंस जो कम हुआ इंटू 100 अपॉन इनिशियल, कहां से चेंज हुआ, तो क्या करोगे 35,600 से, तो दोनों का अंतर इंटू 100 बाय 35,600 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, देख लोगे। देखो बेटा आगे करा क्या, दो ट्रेन जो 90 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलता है। तो देखो बेटा, एक ट्रेन यहां से चली है, एक ट्रेन यहां से चली है, इसकी स्पीड गिवन है 90 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड गिवन है 70 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 130 किलोमीटर चल चुका होता है मिलने तक, मिलने के समय तक एक से 130 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर लिया, तो डिस्टेंस क्या है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनना बेटा। टाइम एंड डिस्टेंस उसे जिसको करनी है बेटा, कल बीएससी लाइव क्लास पर शाम के 6 से 8 टाइम एंड डिस्टेंस ही शुरू होने वाली है, जहां बहुत ही बेसिक से उठाया जाएगा चीजों को और एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी, 6 PM to 8 PM। आप लोग से रिक्वेस्ट है, बीएससी लाइव क्लास सब्सक्राइब करो, और कल जीरो क्लास में बताऊंगा कि बेटा 3 ही केस से पूरे टाइम एंड डिस्टेंस समाप्त करूंगा, ओनली 3 केस से, चौथा केस मिसलेनियस हो जाता है, देखेंगे क्या होता है। एक तो बेसिक थ्योरी होती है, उसके बाद क्या सेम हो सकता है, डिस्टेंस सेम हो सकता है, और क्या सेम हो सकता है, टाइम सेम हो सकता है। जैसे यहां मिलने के समय तक, तो मिलने का टाइम तो सेम होगा, टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है बेटा, तो स्पीड गिवन है, क्या स्पीड है 90 और 70, तो स्पीड का जो रेशियो आएगा वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो होगा, जब टाइम सेम होगा। तो टाइम डिस्टेंस का रेशियो 9:7 हो गया। इसका मतलब 9 किलोमीटर जाएगा तो 7 किलोमीटर जाएगा मिलने के समय तक, मीटिंग टाइम तक। ये 9 जाएगा तो ये कितना जाएगा 7। तो देखो तो कितना किलोमीटर टोटल हुआ 16 किलोमीटर की दूरी था, तो ये 9 जाएगा, ये 7 जाएगा, कितने किलोमीटर ज्यादा गया 2। क्वेश्चन कहता नहीं 130 गया, तो 2 की वैल्यू 130। पूछ रहा है क्या वो दूरी, तो क्या करोगे 16 की वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको जो सीखना चाहते हो ठीक से बेटा, कल फ्री क्लास है यूट्यूब चैनल पर, बीएससी लाइव सब्सक्राइब करो, उस पर आपको पूरे टाइम एंड डिस्टेंस जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगी, जरूर उसको देखना। चले आगे, देखो इसके बाद क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु की कीमत 8:11
में बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब वस्तु के पहले कीमत 8 था, अब कितना हो गया, इंक्रीज होकर 11 हो गया। यही कहना चाह रहा है ना। अब कहता है कि बढ़ी हुई कीमत, इंक्रीजिंग प्राइस 33,000 है, तो हम कह सकते हैं कि इस 11 की प्राइस, 11 की वैल्यू ये है। पूछ रहा है क्या, पहले की प्राइस 8 की वैल्यू पूछा है बेटा, जाए दिख रहा है 24,000 आंसर हो जाएगा, हाँ या ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन था। हर सिटिंग में, फर्स्ट सिटिंग में सिंपल से दिया है, यहां भी सिंपल सी दिया है, सी आई दिया है। यहां पर देखो बेटा क्या दिया हुआ है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 8500, टाइम दे दिया 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल दिया है तो कोई झंझट ही पैदा मत करना, 2 साल की बात है, तो 9% तो निकाल सकते हो ना। कितना आएगा 9%, 765 रुपया, तो यहां भी 765 हो जाएगा। अब जैसे 2 साल के कंपाउंड, इसका 9% निकालोगे तो 9 5 जा 45, 4 9 6 जा 54, 54 प्लस 4 58। इतना देखने से ही आंसर दिख जाएगा कि लास्ट में 85 जिसके आंसर है उसको क्लिक करके निकल जाना बेटा। फिर भी पूरा बना रहा हूं तो बनाकर देख लो। 63 प्लस 5, 63 प्लस 5 68, इन सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। टोटल जोड़ने की जरूरत नहीं होती एग्जामिनेशन में, आपको 0.85 देखा, एक ही ऑप्शन क्लिक कर दो। 2 ऑप्शन में है तो यूनिट प्लेस देख लो, 5 5 10 8 18, इन 8.85 जिस ऑप्शन के लास्ट में है उसको क्लिक करके निकल जाओ, टोटल जोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर। अब देखो यहां पर सवाल क्या दिया हुआ है, a प्लस बी 3 दिन में करता है, B प्लस सी उसी काम को 4 डेज में करता है, C प्लस ए उसी काम को 6 दिन में करता है। तो कहता है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो बेटा ए अलोन पूछा गया, कुछ भी मत करना, पहले टोटल वर्क सपोज कर ले, कितना हो गया 12, टोटल वर्क क्या होगा 12। बस देखना 2 पर्सन है, 2A है 2B है 2C है, कुछ मत करना, टोटल डबल कर दे, 24 वर्क हो गया। 24 वर्क का मतलब इसका एक दिन का काम 4 था, इसका एक काम 3 था, एक 2 था, ये सभी डबल हो गया, ये सभी, क्योंकि जब 12 काम था देन इनका 1 डे का वर्क 4 है, जब 12 वर्क था देन इनका 1 डे का वर्क 3 है, जब 12 वर्क है देन इसका एक दिन का काम 2 है। लेकिन हमने टोटल वर्क 24 कर लिया। पूछा गया किसके बारे में, ए के बारे में, तो डायरेक्ट जवाब दे सकते ए यहां पर दोनों को जोड़ दो, 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, हम कर सकते हैं 24/3, 8 दिन आंसर हो जाएगा। ए अकेला इतना दिन में करेगा आंसर। सेकेंड सिटिंग में भी इस टाइप का सवाल था, सिर्फ चेंज 3 4 6 चेंज किया है और कुछ नहीं। थर्ड सिटिंग में भी बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन था, तो जरूर इसको जरूर देखना, आगे भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्लियर। फिर इसके बाद पाई चार्ट का 5 क्वेश्चन था बेटा, तो आराम से आप लोग बना लोगे। चलो कल भी जितनी भी क्वेश्चन हमारे पास आएगा, आप लोग में भी जिसका भी एग्जाम हो, रिक्वेस्ट करता हूं वो भी क्वेश्चन भेजे, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दी जाएगी। और जिनका आगे एग्जाम है वो लोग जरूर इस वीडियो को देखना और इस टाइप का क्वेश्चन को रिवाइज करके जरूर एग्जामिनेशन में जाना। तो चलो दोस्तों, थैंक यू, ओके।